हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटो एजुकेशन में। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, उदारीकरण क्या है, इसके उद्देश्य तथा लाभ। जी हाँ दोस्तों, यह जो टॉपिक है ये कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 में पूछा जाता है। इसको यहाँ पर बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया गया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9, 10, 11, 12 के विभिन्न विषयों से संबंधित लेख कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल सरल भाषा में। साथ ही हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उदारीकरण क्या है। तो उदारीकरण एक प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी देश में या फिर विदेश में जो भी व्यवसाय चल रहे हैं उनको इस प्रकार का आर्थिक वातावरण प्रदान करना जिससे वह जो उद्योग या व्यवसाय बिल्कुल स्वतंत्र रूप से चल सकें। वही प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। उदारीकरण में सरकार का हस्तक्षेप तथा प्रतिबंध किसी भी उद्योग और व्यवसाय पर कम न के बराबर होता है। भारत में जुलाई 24, 1991 के बाद से आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की गई। अर्थात साधारण भाषा में उदारीकरण जो है वो एक प्रकार की नीति है। और यह नीति किस लिए है? जो उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, इनमें बाधाएं कम आएँ इसलिए हैं। जो उद्योग व्यवसाय हैं ये विकसित हो सकें इसलिए उदारीकरण की नीति बनाई गई। विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध सरकार लगाती है उन प्रतिबंधों को कम किया जाए और ना के बराबर कर दिया जाए, जिससे जो व्यवसायी हैं, उद्योग लगाने वाले हैं, उनको उद्योग चलाने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। वही उदारीकरण कहलाती है। दोस्तों उदारीकरण का उद्देश्य ही होता है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और उद्योगों पर सरकारी प्रतिबंध लगे होते हैं, उन प्रतिबंधों को इतना कम करना कि जो व्यवसायी और उद्यमी हैं वह अपने व्यवसाय और उद्योग ठीक प्रकार से विकसित कर सकें, ठीक प्रकार से चला सकें, उनको अपने व्यवसाय चलाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके द्वारा लाइसेंस प्रणाली, डॉक्यूमेंट प्रणाली को सरल बनाया जाता है ताकि जो उद्योगी हैं, व्यवसायी हैं, उनको लाइसेंस अपने उद्योग के लिए, डॉक्यूमेंट प्रणाली अपने उद्योग के लिए आसानी से प्राप्त हो सके और वह अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। तो दोस्तों यह तो हो गया उदारीकरण। अब हम देख लेते हैं उदारीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को कम करना। जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे विदेशों से माल खरीदना, विदेशों से टेक्नोलॉजी लेना, इन पर जो प्रतिबंध सरकार लगाती है, विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है, विभिन्न प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, उनको सबको ख़त्म कर देना ताकि एक व्यवसायी को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। दूसरा उदारीकरण का उद्देश्य होता है निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। जी हाँ दोस्तों, अगर व्यक्ति खुद का व्यवसाय लगाना चाहता है तो उदारीकरण का सबसे मुख्य लक्ष्य यही है कि व्यक्ति खुद का व्यवसाय लगाएं, उसको वो सभी गतिविधियां, वो सभी वातावरण उपलब्ध कराएं जो उसको अधिक ज़रूरत है एक व्यवसाय स्थापित करने के लिए। उदारीकरण में देश के व्यापार को वैश्विक बाजार से जोड़ने का लक्ष्य रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी उद्योग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी, तकनीकी की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की ज़रूरत होती है, उसको बेचने की ज़रूरत होती है। इसलिए वैश्विक बाजार से उदारीकरण को जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से हम अपनी सेवाएं दूसरे देश में देते हैं, दूसरे देश की सेवाएं लेते हैं, जिससे क्या होता है पूरे विश्व के बाज़ारों का एकीकरण हो जाता है, विश्व के बाज़ार आपस में जुड़ने लगते हैं। उदारीकरण में निवेश और वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि विभिन्न प्रकार की विदेशी कंपनियां अपने देश में निवेश करती हैं, हमारी कंपनियां विदेशों में निवेश करती हैं। इससे विश्व का एकीकरण होता है, वैश्विक बाजार का एकीकरण होता है। वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात प्रणाली को सरल बनाना। जी हाँ दोस्तों, अगर अपने इंडिया में कोई माल बनता है तो हम अपना माल विदेशों में बेचते हैं, तो उस प्रणाली को, यहाँ से बाहर भेजने की प्रणाली को इतना सरल बना देना कि बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आती है व्यवसायियों को अपना माल किसी दूसरे देश में बेचने के लिए। और जबकि अगर किसी देश से माल मंगाना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए यह प्रणाली बहुत सरल बना दी जाती है।
अब दोस्तों उदारीकरण से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। उदारीकरण से दक्षता और नवाचार बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न प्रकार की कौशल सीखते हैं। मान के चलो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हमने विदेश से ली, तो हम वो उस टेक्नोलॉजी में पूर्ण हो जाते हैं, उस टेक्नोलॉजी को जानने लगते हैं, सीख जाते हैं। उदारीकरण से आर्थिक विकास भी होता है। अगर उदारीकरण है तो उद्योग आर्थिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विकसित होंगे, तो आर्थिक विकास भी होगा। उदारीकरण से उपभोक्ताओं को बेहतर वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। उदारीकरण से क्या होता है कि वैश्विक बाजार का एकीकरण हो जाता है। हम विश्व स्तर पर बहुत सी चीज़ों को जानने लगते हैं, प्रतिस्पर्धाएं होने लगती हैं, जिससे हम कम मूल्य में अधिक से अधिक सेवाएं और वस्तुएं खरीद पाते हैं, उन तक पहुंच पाते हैं। उदारीकरण से सरकारी संगठनों की दक्षता बढ़ती है। उदारीकरण ने विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को बढ़ाया है, जिससे आज विकास तेजी से बढ़ा है। बिल्कुल विदेशी पूंजी को बढ़ाया है, प्रौद्योगिकी आज बढ़ रही है। अगर एक देश में प्रौद्योगिकी है तो वो दूसरे देश में जा रही है, लोग उससे सीख रहे हैं। उदारीकरण ने देश के बुनियादी ढांचे को विकसित किया है। जी हाँ, बिल्कुल किया है। आज के समय पे हमारा देश भी एक विकसित देश होने वाला है, विकासशील है। अभी कुछ समय पश्चात ये भी विकसित हो जाएगा। अपना जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी चीज़ें हैं, वो सब लोगों के पास उपलब्ध हो रही हैं। उदारीकरण ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। बिल्कुल की है, क्योंकि विदेशी कंपनी अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, तो अपने यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस प्रकार से उदारीकरण से क्या हो रहा है, रोजगार में वृद्धि हो रही है। हम वैश्विक स्तर पर विश्व के सभी जो देश हैं, बाजार हैं, उनसे जुड़े हो गए हैं। अपना माल हर जगह बेच रहे हैं। इसके बीच में जो भी रोजगार उत्पन्न होता है वो लोगों को मिलता है। तो दोस्तों, यह रहा आज का हमारा टॉपिक, उदारीकरण। अगला टॉपिक जल्दी आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।